नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके नाम पर यहां हिंदुस्तान में, दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम, जिसे पहले आप जानते हैं क्या कहते थे, तो भारत मंडपम में जो समिट है उसके कारण दुनिया में भारत का जितना नाम नहीं हो रहा है उससे कहीं ज्यादा बदनामी मोदी सरकार ने करवा दी है। समिट के पहले ही दिन अव्यवस्था को लेकर दुनिया के सामने किरकिरी हुई। हालांकि मोदी ने फिर भी अपनी रील बनवाकर सोशल मीडिया पर डाल ही दी। मोदी को कोई मतलब नहीं है कि देश की छवि कैसी बन रही है, बस उनका चेहरा चमकना चाहिए और आगे पीछे मोदी मोदी कहकर चमचागिरी करने वाले लोग होने चाहिए। इसी में बंदरों के गले में मोतियों की माला बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं, एआई समिट के मंच पर देश की वैज्ञानिक प्रतिभा का परिचय पूरी दुनिया को दिया जा सकता था, लेकिन अभी केवल यह प्रदर्शित किया जा रहा है कि हम कितनी महारत से नकल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि कल से गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रोबो डॉग का प्रकरण यानी रोबो डॉग का मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। यूनिवर्सिटी ने यानी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इस रोबो डॉग को यह बताकर समिट में प्रदर्शित किया कि इसे उन्होंने बनाया है, लेकिन सोशल मीडिया में इस झूठ को फौरन पकड़ लिया गया और चाइना पोस्ट नाम के ही सोशल मीडिया हैंडल ने एक्स पर बता दिया कि यह चीन में बना रोबो डॉग है। राहुल गांधी ने इसी मामले पर लिखा है कि भारत की प्रतिभा और डेटा का लाभ उठाने के बजाय एआई शिखर सम्मेलन एक अव्यवस्थित जनसंपर्क तमाशा बन गया है। भारतीय डेटा बिक्री के लिए पेश किया जा रहा है, चीनी उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। मोदी सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के मामले में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर हंसी का पात्र बना दिया है। ये आपने देखा। इस बीच एआई इंपैक्ट समिट एक्सपो में चीन निर्मित रोबो डॉग के प्रदर्शन को लेकर हुए विवाद के बाद गलगोटिया विश्वविद्यालय यानी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इस प्रेस विज्ञप्ति में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कहना है कि हम गलगोटियाज विश्वविद्यालय में हाल ही में आयोजित एआई समिट में हुई गड़बड़ी के लिए तहे दिल से माफी मांगते हैं। पेवेलियन में मौजूद हमारी एक प्रतिनिधि को उत्पाद की तकनीकी जानकारी नहीं थी और कैमरे के सामने आने के उत्साह में उन्होंने गलत जानकारी दे दी, जबकि उन्हें प्रेस से बात करने का अधिकार नहीं था। आयोजकों की भावनाओं को समझते हुए हमने परिसर खाली कर दिया है। देख लीजिए, ये गलगोटियाज जो है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी उसकी विज्ञप्ति है और मैडम नेहा सिंह हैं शायद, प्रोफेसर साहिबा, जिन्होंने जिस मोहतरमा ने आज मीडिया को भी बताने की कोशिश की कि मीडिया को कैसे सुनना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी ने सीधे सीधे सारी जिम्मेदारी उस टीचर पर, उस प्रोफेसर पर डाल दी, जिनसे एक नहीं कई बार कई पत्रकारों ने बाइट ली थी। अगर उन्हें प्रेस से बात करने का हक नहीं था तो पहले ही अधिकृत व्यक्ति को प्रेस के सामने क्यों नहीं लाया गया? सवाल तो खड़ा होता है। अब आप उनके ऊपर यह भी है कि उम्मीद है कि उनको नौकरी से निकाल भी दिया जाए, लेकिन अभी तक तो बड़ी वाहवाही हो रही थी। खैर, ऐसा ही होता है। कई बार अमीर ज्यादे एक्सीडेंट करते हैं और जिम्मेदारी गरीब ड्राइवर पर डाल दी जाती है। यहां भी हिट एंड रन जैसा मामला दिख रहा है। दोस्तों, इस झूठ के सामने आने पर यूनिवर्सिटी को पेवेलियन खाली करने को कहा गया, लेकिन इससे सरकार अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकती है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक पोस्ट में लिखा है, जिसमें साफ साफ उन लोगों के नाम और उनके शिक्षण संस्थानों का जिक्र कर रहे हैं जिनकी तारीफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने की है। आप जानते हैं कि इस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी भारत आए हुए हैं। पवन खेड़ा ने मैक्रो का वीडियो शेयर करते हुए जो कुछ लिखा है आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने लिखा कि इस गलगोटिया सरकार ने भारत के गलगोटिया जैसे विश्वविद्यालयों को बढ़ावा दिया है। इस बीच इमैनुअल मैक्रो द्वारा सराहे गए 7 भारतीय मूल के वैश्विक तकनीकी सीईओ में से कुछ ये हैं, जिनके नाम बता रहे हैं। सुंदर पिचाई, अरविंद कृष्णा और निकेश अरोरा ने सुंदर पिचाई, अरविंद कृष्णा और निकेश अरोरा ने आईआईटी में पढ़ाई की।
ये संस्थान जवाहरलाल नेहरू की परिकल्पना पर आधारित है। सत्या नाडेला, आपने नाम सुना होगा सत्या नाडेला का। सत्या नाडेला ने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की, जिसकी स्थापना टीए पाई के परिवार ने की थी, जिन्होंने इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में रेल, भारी उद्योग और इस्पात एवं खान मंत्री के रूप में काम किया था। शांतनु नारायण, ये नाम भी सुन लीजिए, 7 में से शांतनु नारायण ने उस्मानिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, जिसकी स्थापना 1918 में हैदराबाद के पूर्व निजाम मीर उस्मान अली खान ने की थी। लीना नायर, जी हां, लीना नायर ने वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी और दशकों तक लगातार कांग्रेस सरकारों द्वारा इसे संचालित किया गया। इनमें से केवल एक नाम वसंत नरसिम्हन, ये नाम है। इन्होंने अपनी पूरी शिक्षा विदेश में पूरी की। भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा दशकों से चली आ रही संस्था निर्माण और कांग्रेस सरकारों के नेतृत्व में विकसित दूरदृष्टि पर आधारित है, जो आज भाजपा के शिक्षा के प्रति गला घोंटिया, जी हां, भाजपा के शिक्षा के प्रति गला घोंटिया दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है, ये कह रहे हैं। तो मामला दोस्तों केवल इतना नहीं है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कितने झूठ बोले या कैसे उत्पाद, कैसे प्रोडक्ट एआई समिट में दिखाए। असली सवाल लेकिन यह है कि आखिर शिक्षा का निजीकरण यानी प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों को आखिर किस कीमत पर इतना ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और क्यों सरकारी संस्थाओं की हालत खस्ता हो रही है। आखिर देश के बच्चों को और युवाओं को अच्छी शिक्षा से वंचित कर मोदी सरकार क्या हासिल करना चाहती है, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि इस सरकार का वैज्ञानिक नजरिया सब शुरू से देख रहे हैं। वैज्ञानिक नजरिया आपको याद, और थोड़ा उसका उदाहरण देता हूं। मोदी ने प्लास्टिक सर्जरी जैसे गंभीर विषय को गणेश जी के सिर से जोड़कर उसे धार्मिक रंग दिया और आगे इस मुहिम को तमाम बीजेपी नेताओं ने बढ़ाया। यह सब इसलिए है ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया जा सके। और इसी एआई को क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में भाषण देते हुए, एआई हमारा बच्चा तो पैदा होते ही एआई कहता है, आई मतलब मां, एआई मतलब आप कुछ से कुछ, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई नहीं है, मेरी मां नहीं है, ऐ मां नहीं है। लेकिन आप जब गणेश जी को उनके पहला सर्जिकल ऑपरेशन बताएंगे तो क्या कहा जाएगा। अभी देखिए पश्चिम बंगाल, असम जैसे राज्यों में बीजेपी यही खेल कर रही है। असम में तो अब सांप्रदायिक बंटवारे के साथ साथ दलों को बांटने का काम भी शुरू हो गया है। खबर है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा 22 तारीख को बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। खैर, इस सियासी तमाशे को संभालने के लिए कल प्रियंका गांधी असम जा रही हैं और देखना होगा कि वहां उनकी मौजूदगी कितना असर डालती है। वैसे आज असम चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अहम फैसला लिया है। और चुनाव आयोग कौन? वही, याद आ गया नाम आपको, ज्ञानेश कुमार जी। ज्ञानेश कुमार जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहा है जरा सुनिए। जहां तक नए इनिशिएटिव्स की बात है, जैसा हम लोगों ने आपको बताया, आसाम में नए इनिशिएटिव्स के तौर पर पहली बार मतदाताओं को यह मौका मिलेगा कि मोबाइल घर पर छोड़ने जाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से पोलिंग स्टेशन के दरवाजे तक पहुंचें और बाहर मोबाइल फोन आप रखने के बाद अंदर जाके वोट करें और आ जाएं। ये काफी मांग रही थी पहले से, तो चुनाव आयोग में ये निर्णय हुआ कि ये हमें सुविधा प्रदान करनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो कैंडिडेट्स चुनाव लड़ते हैं वो भी एक बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो कई बार उनकी शिकायत आती थी कि जो हमारा फोटो लगता है वो इतना पुराना होता है या ब्लैक एंड व्हाइट में होता है कि हमारे मतदाता हमको पहचान ही नहीं पाते हैं ईवीएम में। तो उसको दूर करने के लिए कैंडिडेट्स के लिए पहली बार कलर्ड फोटो का इस्तेमाल होगा आसाम में, और साथ ही साथ ईवीएम में जो सीरियल नंबर होता है और जो नाम का फॉन्ट होता है वो भी बड़े अक्षरों में होगा। पहली बार आसाम में 1200 इलेक्टर्स की एक लिमिट लगाई गई है, जिससे कि मतदाताओं की क्यू में बहुत ज्यादा लोग न लगें, ज्यादा देर वेट न करना पड़े, और खास तौर से जब शाम को मतदान खत्म होता है तो वो भीड़ कम से कम रहे।
पहले एक ये भी विषय आता था कि राजनीतिक दलों को मतदान केंद्र से बहुत दूर बैठा दिया जाता था, तो वो लोग कई बार मतदाता गलत बूथ में न चला जाए, कई बार मतदाता को रास्ता बताने के लिए जो वो स्वयं एफर्ट करते हैं, इसलिए वो 100 मीटर के दायरे तक अपनी टेबल लगा सकते हैं। तो सुन रहे थे आप, यहां पर अपनी बात रख रहे थे साफ साफ। ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं कि 1200 की लिमिट, यानी एक मतदान केंद्र पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं रहेंगे, और इसके अलावा आप मतदान केंद्र तक अपने मोबाइल फोन को ले जा सकेंगे। भाई साहब ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, कम से कम इन सब चीज़ों को छोड़िए, कम से कम पारदर्शी तरीके से चुनाव करवा दीजिए। चुनाव में धांधली ना हो, ईवीएम में चोरी ना हो, वोटों की गिनती में बेईमानी ना हो, और साथ साथ जिन लोगों के नाम काटे हैं, क्योंकि असम में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं गुवाहाटी में, और असम के मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है कि ये मियाँ लोगों को बाहर करना है। ये मियाँ लोग अगर हिंदुस्तान के हैं तो हिंदुस्तान में उनको वोट देने का अधिकार है, अगर हिंदुस्तान के नहीं है तो आप बाहर कर दीजिए। लेकिन ये काम भी वहाँ के मुख्यमंत्री का नहीं है, ये काम देश के गृह मंत्री का, गृह मंत्रालय का है। कौन भारत का नागरिक है, कौन भारत का नागरिक नहीं है, ये गृह मंत्रालय तय करता है। लेकिन ये सारा अगर कर रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। मतलब ज्ञानेश कुमार जी, आपका काम और आपके काम पर बार बार सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दूं कि संभवतः अप्रैल तक, जी हाँ अप्रैल तक असम में चुनाव हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले मार्च में राज्यसभा के चुनाव भी होने हैं, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। अप्रैल महीने में महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बिहार में राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं, और इन 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 26 फरवरी को जारी किया जाएगा। आज घोषणा हो गई। नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है, जिसके बाद 6 मार्च को स्क्रूटनी होगी। वहीं उम्मीदवार 9 मार्च तक अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। मतदान 16 मार्च को होगा और वोटों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग ने बताया है कि चुनाव की प्रक्रिया 20 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। तो एक तरफ चुनाव की हलचल देश में तेज है, और दूसरी तरफ एक गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा है कि आखिर हम कैसे लोगों को चुनें जो देश को सही दिशा में ले जाएं। बड़ी बड़ी बातों से निकले झूठ का अंजाम हम देख रहे हैं। क्या अब जमीनी हकीकत जनता पहचानेगी? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इन सवालों के साथ आखिर मोदी सरकार की किरकिरी कैसे हो रही है? और ऐसे कहें तो यह मोदी सरकार की किरकिरी नहीं है, यह देश की किरकिरी है। आखिर देश की किरकिरी क्यों करवा रही है मोदी सरकार? अगर यह सवाल पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं और फिर इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे तमाम साथियों को स्क्रीन पर ले आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मामले को लेकर। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी देखेंगे। उसमें रागिनी नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कांग्रेस की प्रवक्ता, और रागिनी नायक ने क्या कुछ कहा है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील शुक्ला जी, 2 जगह दिखाई दे रहे हैं, 1 जगह कर दीजिए सुनील जी को, और पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी आपका स्वागत है, सुनील जी और प्रशांत टंडन जी आप सबका स्वागत इस्तकबाल। तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले आना चाहता हूं अमलेंदु जी आपके पास। अमलेंदु जी, गलगोटिया से शुरू करें। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को पिछले 20 साल से जान रहा हूं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो ओनर मालिक सुनील गलगोटिया, एक आध बार मिलने का मौका भी मिला था। बहुत विज्ञापन देते थे, हमारे अखबार में भी देते थे, इसलिए मुलाकात हुई। पैसा नहीं देते थे। पैसा नहीं देते थे, बहुत दिक्कत करते थे पैसा देने में। खुल के बोलने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन और इसीलिए उसी कारण मिलना भी हुआ था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि गलगोटियाज जो हैं इतने बड़े झूठे हैं। ये नहीं पता था कि अगर आप खुद झूठे हैं तो नए यंग बच्चों को क्या पढ़ाओगे आप? और इन बच्चों को ले जाके 24 अकबर रोड वहां खड़े कर दिए थे 2 साल पहले आप। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को उन बच्चों ने पढ़ा तक नहीं था और ले जाके खड़े कर दिए। और आज आप मोदी 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 रटते रहने से नहीं होगा।
अगर आप कुछ चीजें खरीद के लाते हैं चीन से तो आपको बताना चाहिए कि ये चीन से। आज आप एक विज्ञप्ति जारी करके आप अपने आप को चाहते हैं छुटकारा मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। जब आप निकल रहे थे वहां से तो बच्चे और वहां वही टीचर्स ये बोल रहे थे हम लंच के लिए जा रहे हैं। मुंह में दही जमा रखा था क्या? बोल देते कि यहां से भगा दिया गया है, देश की किरकिरी करवाई है। ये देश की किरकिरी है, इस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द होनी चाहिए अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, इस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत का नाम इसने बदनाम कराया है। और राजीव जी, सिर्फ वो जो नेहा सिंह है जो उनकी हेड थी या जो भी थी, सोशल मीडिया पे चल रहा है, चूंकि तुरंत मैं लाइव में बैठ गया था इसलिए उसकी मैं पुष्टि नहीं कर पाया हूँ, कि वो नेहा सिंह जी ने अपने जो उनका प्रोफाइल है लिंक्डइन पर, उस पर ओपन टू वर्क का लगा दिया है, यानी कि इसका मतलब उनको नौकरी से निकाल दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि ये सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है कि उन्होंने अपने ओपन टू वर्क लिख दिया है अपने उस पर। तो अब राजीव जी, अगर वही जो आपने कहा था कि हिट एंड रन वाला केस है, कि और हिट एंड रन वाला केस, बल्कि आप कहिए कोहली और पंधेर वाला मामला समझ लीजिए, कि कोहली को सजा हो जाए, पंधेर साहब जो है बरी हो जाए, तो नेहा सिंह की आप गर्दन टांग दें और यूनिवर्सिटी जो है वो बल्ले बल्ले। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो नेहा सिंह को अगर, जैसा कि विज्ञप्ति उनकी कह रही है कि साहब उनको मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं थी, अगर बात करने की अनुमति नहीं थी तो बात की क्यों उन्होंने? और एक मीडिया हाउस से बात नहीं की उन्होंने, कई तमाम एजेंसीज के साथ बातचीत की है, खूब बातचीत की है, ये प्रकरण आने के बाद बातचीत की है, यूनिवर्सिटी की तरफ से सफाई दी है, और ये तक कहा है कि यूनिवर्सिटी की वजह से जो है बहुत जो है काफी ज्यादा देश का जो नाम जो है वो उज्जवल हुआ है, ये तक उन्होंने दावा किया। उमर अब्दुल्ला देखिए क्या, Your 6 is my 9. I have to remember to use that somewhere. ये मजाकिया और क्योंकि यही मैडम नेहा सिंह जी कह रहे हैं Your 6 is my 9. अरे तुम, और उसके बाद कह रहे कम्युनिकेशन की मैं हूं, मैं इसकी आईटी की नहीं हूं, कम्युनिकेशन की हूं। कम्युनिकेशन की हूं तो फिर आप क्यों आए आईटी में? क्यों आप आईटी किया? आपने देखिए यूनिवर्सिटी की वो जाने, लेकिन मेरा सवाल है कि आपने देश की छीछा लेदर करवा दी, आपने देश की बदनामी करवाई है, बेइज्जती करवाई है। एक तो नरेंद्र मोदी 6 घंटे वहां जाकर रील बनवाने में मशगूल रहे और वहां पर बदनामी पहले दिन करवा ही दी, उसके बाद फिर आप आकर गलगोटिया ने। इसलिए तकलीफ इस बात की है कि जिस चीज एआई में भारत आज टॉप पे जा सकता था, टॉप 3 में रह सकता था, आज नरेंद्र मोदी ने अपने रील बनवाने में और गलगोटिया ने, अब क्या बोलूं मैं, चलिए अपनी बात रखिए। लेकिन ये योर 6 इज माई 9 जी, योर 6 इज माई 9। और मोदी जी जो है वो बता रहे हैं कि एआई जो है वो 2047 में जो है भारत उसमें टॉप पर होगा। अरे भाई 2047 में टॉप पर क्यों होगा? अभी क्यों नहीं हो सकता टॉप पर? 2027 में क्यों नहीं हो सकता है? 37 में क्यों नहीं हो सकता है? 47 में ही सब कुछ होगा। मतलब 47 तक देश के अंदर कुछ होगा ही नहीं, और 47 तक यही गलगोटिया यूनिवर्सिटी चलती रहेगी, इसी तरीके से देश की बदनामी होती रहेगी 47 तक। तो राजीव जी, मोदी जी ने जिस तरीके से अपना शो बिगाड़ा है 6 घंटे रील बनवाकर, वो रील जो मोदी जी की तो पता नहीं कितने लोगों ने देखी नहीं देखी, लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी का रोबोट जो है, मतलब वो पूरी दुनिया ने देख लिया। और एक तरह से कहा जाए राजीव जी, कुत्ता जो है बना के रख दिया पूरी एआई समिट को गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने। था तो वो डॉग रोबोट, मगर पूरी एआई समिट को ही जो है वो कुत्ता बनाकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने रख दिया। मुझे लगता है कि इसके लिए इनको दंडित किया जाना चाहिए, इनकी मान्यता रद्द की जानी चाहिए, इनकी सब जांच होनी चाहिए, क्या क्या धंधे करते हैं। बहुत सारी चीजें राजीव जी सामने निकल कर आ सकती हैं कि सिर्फ यही नहीं है। अच्छा राजीव जी, यहाँ पे कई प्रकरण हो चुके हैं जो उत्पीड़न के छात्रों के साथ, इस तरह की चीजें भी पहले आ चुकी हैं। अभी हाल ही में प्रकरण आया था, तो इस तरह की चीजें भी यहाँ काफी ज्यादा हुई हैं। तो ये यूनिवर्सिटी सिर्फ मोदी मोदी करके काले धंधे करती रहेगी, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मोदी जी को मोदी मोदी करने के लिए तमाम देश पड़ा हुआ है, कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर इस तरीके के धंधेबाज लोग जो है मोदी मोदी करके देश की बदनामी करेंगे, तो ये किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं होना चाहिए। और इस पर सरकार को खुद एक्शन लेना चाहिए। विपक्ष इस पर मांग करे या विपक्ष इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, रागिनी नायक की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम लोग देखेंगे उन्होंने क्या क्या मांग की है, लेकिन विपक्ष को इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? सरकार ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? जब ये चीजें आ गई और चीन के अखबारों ने खूब धज्जियां उड़ाई कि, और किस तरीके से कि साहब बदनामी भारत की हुई कि वहां दावा किया जा रहा है, तुरंत सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया?
ये सवाल राजीव जी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या अभी भी भरोसा था कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं वो कांग्रेस के दफ्तर पर जाकर अभी भी जाकर नारेबाजी करेंगे इसी के लिए? तो यानी अगर कांग्रेस के दफ्तर पर जाकर कोई नारेबाजी कर दे, दाऊद इब्राहिम भी अगर जाकर नारेबाजी कर दे कांग्रेस के दफ्तर पे, तो वो देशभक्त हो जाएगा। ये गजब तरीके की राजीव जी राजनीति चल रही है इस देश के अंदर। 70 सालों में सब कुछ पहली बार, 70 सालों में राजीव जी पहली बार कुत्ता बना दिया एआई समिट को मोदी जी के कारनामों की वजह से। ये भी 70 सालों में पहली बार है। तो सब कुछ 70 सालों में पहली बार हो रहा है। तो ये 70 सालों में पहली बार जो होता रहता है, मोदी जी अब रोकिए 70 सालों में पहली बार को, बहुत हो गया। 70 सालों में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो 6-6 घंटे रील बनाने का ही काम करता है। उसके पास और कोई काम ही नहीं है। या तो 18-18 घंटे काम करता है, बीजेपी का प्रचार करता है, या 6-6 घंटे रील बनाता है। इसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। ये भी 70 सालों में देश पहली बार देख रहा है राजीव। जी जी, 70 साल में क्या क्या हुआ उसकी गाथाएं खूब हम लोग सुनते आए हैं, लेकिन 70 साल में पहली बार यह है कि पहला एआई समिट जिसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए और उसके बाद परिस्थितियां कहां पहुंच गई हैं। लेकिन बहुत मज़ेदार रहा प्रशांत जी कि आज जब 6-7 लोगों के नाम लिए जा रहे थे, उसमें से एक भी ये प्राइवेट वाले नहीं हैं, एक भी ये 2014 वाले नहीं हैं, एक भी 2014 के बाद वाले, जब आज़ाद हुआ देश सो कॉल्ड, तब वाला नहीं है प्रशांत जी। लेकिन ओवरऑल इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, कल मैंने ये कहा था कि भारत से मोदी जी के शासनकाल में एआई की बस छूट गई। अब ये गलगोटिया का मामला आने के बाद तो मैं कह सकता हूं कि बस के नीचे आ गए, कुचल गए और देश की बदनामी हो गई। मैं इस लड़की प्रोफेसर जो है नेहा सिंह जी, मैं उसका दोष नहीं मानता हूं उसको। ये तो उनके मैनेजमेंट का फैसला होगा ना। ये उसने अपने तरफ से तो कोई प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी में का अगर कोई शो हो रहा है, उसकी अथॉरिटी थोड़ी ना है कि कोई लैब से निकाल के कोई रोबोट ला के वहां लगा दे और उसके बारे में बोले। उसको स्क्रिप्ट दी गई थी, उसको बोलने का परफॉर्मेंस उसका था, वो उसने काम किया। गलती यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट की है, उसको आपने ठीक से इन्फॉर्म नहीं किया और उसको आपने बोलने दिया। जब आपने खुद अब प्रेस रिलीज में कह रहे हैं कि वो अधिकृत प्रवक्ता नहीं है, तो क्यों बोल रही थी वो? इतने बड़े मीडिया में जा रहा देश भर में, हम आप देख रहे हैं, तो गलगोटिया के यूनिवर्सिटी के लोग नहीं देख रहे थे कि कौन बोल रहा है। तो सवाल नेहा सिंह को विलेन बनाने का नहीं है। असली जो उसके जिम्मेदार हैं, जो अपराधी हैं, वो यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट है, यूनिवर्सिटी के मालिक हैं। और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में राजीव जी कोई वाइस चांसलर, कोई प्रोफेसर कुछ चलती नहीं है। ये लाला की दुकानें होती हैं और इनमें मालिक के ही चलता है सब। मैं तो कभी कभी जाता हूँ लेक्चर करने इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी, तो वो जो थोड़े से पैसे का चेक का क्लियरेंस होता है वो भी लाला के ही जरिए होता है, किसी फैकल्टी के जरिए नहीं होता है। टैक्सी भी आएगी तो वो भी वहीं से अप्रूव होके आएगी। तो ये वहाँ छोटे छोटे फैसले बड़े वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वहाँ किसी कोई एम्पावर्ड नहीं होता है और ये उनकी जिम्मेदारी है। दूसरी की अगर इसकी बिग पिक्चर आप देखिए, गलगोटिया के बारे में रेणु जी ने बता दिया, हम सब ने देखा था कि वो कैसा मजाक उड़वाया था उनके स्टूडेंट्स ने। वो सब इंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट थे कि जो अर्बन नक्सल को अर्बन मैक्सल कर रहे थे, वहाँ पे प्ले कार्ड लेके गए थे, उनको मालूम भी नहीं था कि क्या प्ले कार्ड है, कांग्रेस का विरोध करने। जी। सवाल इससे बड़ा राजीव जी ये है कि जरा हम इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाएं और हम देखें कि दुनिया में कब कब क्या क्या हो रहा था और हमने वो बसें कैसे पकड़ी हैं। संचार क्रांति आई, कंप्यूटर क्रांति आई, उसके पहले राजीव गांधी के समय, कंप्यूटर क्रांति के समय हम एट पार हो गए। हमारे घर घर गांव गांव कंप्यूटर चला गया। टेलीकम्युनिकेशन की क्रांति आई, हम दुनिया के एट पार थे। एक फैसला था कि पब्लिक सेक्टर यूनिट में मारुति उद्योग को लगाना, और उसने मारुति उद्योग ने एक झटके में हमको फिएट एम्बेसडर के युग से बाहर निकाल के बहुत बढ़िया फ्यूल एफिशिएंट डिजाइन नई कारों के दौड़ में हमको बराबर का दुनिया में पार्टनर बना दिया।
टेक्नोलॉजी रिसर्च हमारा बिल्कुल नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बाजार के तौर पे हम दुनिया के बराबर के नक्शे में आ गए ऑटोमोबाइल में। हालांकि अब वो सेक्टर बुरी तरह प्रभावित होगा इंडिया अमेरिका, इंडिया यूएस ट्रेड डील के चलते। तो तमाम अलग अलग समय पे आप देखिए, एग्रीकल्चर में आप देखिए, हरित क्रांति हुई या अमूल का प्रयोग देखिए आप, तो क्या ऐसा कोई एक प्रयोग आपको याद आता है कि 12 साल के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कोई हुआ है, सिवाय पब्लिसिटी के? एक नया प्रयोग ये हुआ है कि सबको पब्लिसिटी चाहिए, स्टेशन मास्टर से लेके प्रधानमंत्री तक सब सेल्फी डाल रहे हैं, सेल्फी ही काम है जी। तो वो सेल्फी युग में जो है उसमें महारत है। अब एआई की जरा हम बात करें, एक भी प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं एआई का जो बैकबोन है इस वक्त की एआई का, वो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एलएलएम। आप इंजीनियर हैं, आप भी समझते हैं सब चीजों को जी। एलएलएम का एक भी सर्वर भारत का नहीं है, नहीं है, भारत की बनाई हुई कंपनी का नहीं है। किसी यूनिवर्सिटी में, किसी आईआईटी में इसका कोई सर्वर का प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। चीन खर्च कर रहा है, चीन के पास 70% से ज्यादा पेटेंट है, हमारे पास 1% भी नहीं है। अमेरिका खर्च कर रहा है $600 बिलियन, आप खर्च कर रहे हैं 11। तो कोई मैच ही नहीं है। तो एआई के बारे में कोई दृष्टिकोण ही नहीं है, ना डेटा स्टोरेज के बारे में, ना रिसर्च के बारे में। और इस एआई समिट में हम पहले ही बता चुके राजीव जी कि जिसको आना था एनवीडिया का सीईओ वो नहीं आया। उसको पता होगा कि वहां गिलगोटिया है, जैसा ही कुछ प्रयोग चल रहा है, वो नहीं आया, गंभीरता से नहीं लिया उसने। वो दुनिया में 90% उसकी मार्केट शेयर है एआई की चिप पे। तो कहीं कोई रोड मैप भी नहीं है, और जब तक हमारा रोड मैप बनेगा तब तक एआई अगली जनरेशन में चला जाएगा। अगली जनरेशन इज बियॉन्ड एलएलएम। अभी तो दुनिया पता नहीं कहाँ जा रही है। एआई एजेंट्स ने अपना सोशल मीडिया बना लिया जिसमें ह्यूमन बीइंग अलाउड नहीं है। हम आप वहां पे जा सकते, देख सकते क्या लिखा जा रहा है, लेकिन हम अपना लॉगिन नहीं क्रिएट कर सकते। तो दुनिया के स्तर पे बहुत कुछ हो रहा है, और हम ये चीन का बना हुआ जो कि मार्केट में अवेलेबल है, जो अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट में जाएंगे तो आप अपने घर में मंगवा सकते हैं $5,000-6,000 में, उस रोबोट को उन्होंने अपना कह के बता दिया। और उसको सरकार के मंत्री ने उसको ट्वीट किया, अश्विनी वैष्णव ने। बाद में जब ये घोटाला खुल गया तो उन्होंने रीट्वीट, वो हटाया ट्वीट उनको उन्होंने। दुनिया में कहीं भी अगर ये होता, प्लेगरिज्म यानी कॉपीराइट की चोरी, ये बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है। लोगों के करियर बर्बाद हो जाते हैं, कंपनियां बंद हो जाती हैं, लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। कई हम लोगों ने इस तरीके के देखे दुनिया के स्तर पे कि जब कोई एक कहीं से एक पैराग्राफ भी किसी पत्रकार ने उठा के ले लिया और उसकी कलई खुल गई तो उसके सीपे हो जाते हैं। भारत में भी हुआ ये। तो ये कॉपीराइट की चोरी, इतनी बड़ी चोरी, खुल्लम खुल्ला चोरी कॉपीराइट की, उसके ऊपर कोई केस नहीं है, कुछ वो नहीं है। तो ये दिखाई दे रहा है कि आप, क्योंकि वो कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शन करवाते हैं अपने बच्चों से, तो आपने उनको छोड़ रखा है। तो कुल मिला के एआई की समिट में मजाक ज्यादा बन गया, गंभीर विमर्श हुआ नहीं। और गंभीर विमर्श तभी होगा जब आपके नीतिगत कोई फैसले होंगे, कोई इन्वेस्टमेंट होगा उसमें। तो वो इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है। और जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है, अभी जो आपने बाइट दिखाई, मैं सेकेंड राउंड में आऊंगा तो उस पर बात करूंगा कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से जो है वो असम और बंगाल में या पूरे देश में जो कर रहा है, और ममता बनर्जी क्या कह रही है उनको, और उनको हिटलर क्यों कहा है, इस पे बात रखें। जी जी बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ममता बनर्जी की बात भी हम करेंगे, असम की बात, चुनाव की बात, क्योंकि चुनाव अब धीरे धीरे, और आज राज्यसभा के चुनाव की घोषणा हो गई, इस पे चर्चा तो हम करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि थोड़ी सी चर्चा इधर की जाए, AI पे की जाए, इस समिट पे की जाए। जल्दी से आना चाहता हूँ सुनील शुक्ला जी आपके पास, फिर पंकज जी आपके पास भी आता हूँ। सुनील जी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी चलिए ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि हमारी सरकार क्या कर रही है? और जब आप पूरा मेस क्रिएट करने की खुद ही कोशिश करेंगे तो फिर बाकी लोग तो, अब देखिए एक ड्रोन दिखाए, वो उस ड्रोन को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है, गलगोटिया का ही वो ड्रोन भी है, उसकी भी खूब चर्चा हो रही है। आप जब इस हिसाब से पहले से ही जो भी है, जिस भी ढंग से, वही जैसे मैं गणेश जी वाली बात कर रहा था, AI की बात बता रहा था, सारे भाषण, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं नया कह रहा हूं, प्रधानमंत्री के भाषणों को उठा के देख लीजिए आप, अनुसंधान को, रिसर्च को, अगर आप इतना मजाक में, हार्वर्ड और हार्डवर्क याद है ना भाषण नरेंद्र मोदी का, तो ऐसे बहुत हैं, आधा गिलास खाली आधा गिलास भरा हुआ, ये सब ऐसे। और इतना ही नहीं, पकौड़े तलने का तो पता ही होगा आपको, और नाले से गैस बनाने का, नाले से जो गैस निकलता है उससे पकौड़े तलिए, ये भी पता होगा। और उसके बाद वो बादलों के बीच छिपा हुआ हमारा जहाज, वो भी पता होगा। तो बहुत कुछ है। जब ये आप करेंगे तो उसके बाद फिर हम AI रहें कि कुछ भी रहें, हम देश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, क्या है हमारा शिक्षा संस्थानों को क्या किया जा रहा है, किस दिशा में लिया जा रहा है। आप ये एक बात और जोड़ दूं, ये रिलायंस वाले एक यूनिवर्सिटी लेके आ रहे थे, मुझे नहीं पता कि उनकी यूनिवर्सिटी आई कि नहीं आई, लेकिन उससे पहले रिलायंस का था या अंबानी का था, मुझे अदानी का था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी को पहले ही अवार्ड मिल गया, 2 अरब रुपए का अवार्ड दे दिया था उसको। जी। ये किसका था? रिलायंस का था, अंबानी का था या अदानी का था? अंबानी का। तो ये है, मैं इसलिए इन चीजों को आपके पास, ये टिटबिट्स आपके पास रख रहा हूं सुनील जी, कि इससे थोड़ा ये पता, हमारे तमाम साथी, दर्शक साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो भी थोड़ा गहराई से सोचें कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है, किस दिशा में शिक्षा को हम लेके जा रहे हैं, देश का भविष्य 2047 आप कर रहे हैं, 47 में हम इसमें टॉप हो जाएंगे। अरे भाई, आज जो बच्चे हैं 47 में, अभी आने में, ये 26 में हम हैं, 21 साल बाकी है, 21 साल। जो आज 21 साल का बच्चा है, वो उस समय 42 साल का होगा, उसकी उम्र होगी, आधी उम्र निकल चुकी होगी। इसलिए सुनील जी, अगर इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा था, इसकी तैयारी थी, तो इस सम्मेलन से हम क्या ग्रहण करेंगे, उसकी पात्रता निर्धारित की गई थी क्या? हम गलगोटिया की बात कर रहे हैं, गलगोटिया में वही कर रहा है जो भारत की सरकार कर रही है, भारत की सरकार की जो कार्यशैली है। AI का एक इंटरनेशनल समिट होने जा रहा है, हो रहा है देश में। यह भारत की सरकार जो पेरिस में समिट हुआ था उसके को ऑर्गेनाइजर थी। पिछले 1 दशक से इस देश में AI के फील्ड में कितना काम किया गया है, कितना निवेश किया गया है, कितनी प्रयोगशालाएं डेवलप की गई हैं, कितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया। हर चीज इवेंट होता है, यह भी इवेंट है। इसमें भी वो पीआरशिप की बात की जा रही है कि हमको अपनी छवि बनानी है। एक भी शिक्षण संस्थान इस देश में ऐसा तैयार किया गया जो AI के क्षेत्र में केवल शोध का काम करे। जो सरकार अपने बजट का 1% भी शिक्षा के नाम पर खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, वो AI के समिट से क्या हासिल कर लेगी? क्या मिलेगा आपको? इससे वही होगा कि आप बात कर रहे हैं कि 6 घंटे आप रील बनवाएंगे, भगदड़ मचेगी। जो आयोजक होंगे, जो उसमें पार्टिसिपेंट होंगे, उनमें तरह तरह की भ्रांतियां होंगी, तरह तरह के संदेह होंगे, तरह तरह के अनसुलझे सवाल होंगे। वही तो हो रहा है। प्रश्न इस बात का है कि AI को प्रमोट करने के लिए संस्थागत तरीके से इस देश में कौन से प्रयास किए गए? एक तमाम लोगों को आपने बुला लिया, आपने उसमें ऐसे ऐसे लोगों को बुला लिया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादास्पद है। क्यों बुला लिया आपने उन्हें? क्यों आपके सहयोगी उनको आंध्र प्रदेश में उनका स्वागत कर रहे हैं?
तो ये अगर आप ये इवेंट नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? गलगोटिया उसका प्रमाण है, उसका एक उदाहरण बन गया। अगर आप देख जो भी मॉडल्स वहां ला के रखे गए हैं देश की तरफ से या देश के विभिन्न संस्थानों की तरफ से, किसकी चर्चा हो रही है? कोई काम ही नहीं किया आपने। आज दुनिया के पैमाने पर जो बड़े संस्थान हैं जो एआई के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें कोई एक हमारे आसपास भी दिखाई पड़ रहा हो, या तो यूएस के हैं या चाइना के हैं। जो बड़े संस्थान हैं जिन्होंने बहुत काम किया, वो आपके आने के लिए तैयार नहीं है, सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं है। एक अगर आप बात कीजिए तो केवल एक विश्वविद्यालय के आप कल्पना कीजिए कि अगर इसकी शिकायत नहीं हुई होती तो, अगर इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई होती तो, इसी को लेकर तो अपनी पीठ थपथपा रहे होते हैं यार। तो ये गलगोटिया ये पूरे के पूरे व्यवस्था का एक उदाहरण है कि क्या हो रहा है इस देश में। आप क्या इस तरह के एक एडहॉक अप्रोच के साथ आप कोई उपलब्धि हासिल कर सकते हैं एआई के क्षेत्र में या किसी भी विज्ञान के क्षेत्र में? जो अभी आप ही ने दिखाया कि जिन 9 लोगों की चर्चा की गई, भारतीय लोगों की, सब आईआईटी से पढ़े हुए हैं या ऐसे संस्थानों से पढ़े हुए हैं जो कांग्रेस के राज में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा स्थापित किए गए और उनको सरकारों ने संरक्षण दिया। 10 साल का समय तो कम नहीं होता ना। एक भी शिक्षण संस्थान ऐसा बना दिया गया होता या पहले से बने हुए शिक्षण संस्थान को आप इस स्तर पर लाके खड़ा कर दिए होते कि नहीं ये भी एक देश का बड़ा संस्थान है। दुनिया के 200 विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ की गिनती नहीं है। क्यों नहीं है? शिक्षा दिन प्रतिदिन महंगी होती चली जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में गलगोटिया जैसे संस्थान या अडानी जी के या अंबानी जी के या किसी जी के जो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं वो आगे चलते चले आ रहे हैं। लाखों लाख रुपए उनका किराया फीस है। कहां ले जा रहे हैं आप? और इस परिवेश में जो सरकार शिक्षा के मद में भी अपने जीडीपी का 1% खर्च करने के लिए तैयार हो और वो बात करें कि हम ये एआई के क्षेत्र में थोड़ा काम कर लेंगे, बेसिक एजुकेशन तो आप देने के लिए तैयार नहीं हो। जो सर्व सुरक्षित शिक्षा होती थी वो तो उसकी व्यवस्था करने के लिए आप दिन प्रतिदिन महंगा होता चला जा रहा है। वो आप प्राथमिक जो निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं उनकी स्थिति देख लीजिए क्या है। तो सवाल इस बात का है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आप शोध और सामान्य शिक्षा के साथ साथ शोध और डिजाइन पर कितना रुपया खर्च करते हैं अपने बजट का? आप गिनवा देंगे कितने करोड़, इतने लाख फलाने ढमाके आपने खर्च किया। अपने बजट का कितना प्रतिशत आपने खर्च किया? किसको आपने प्रोत्साहित किया? सवाल है कि जितना बड़ा आपका बर्तन होगा समुद्र से उतना ही तो पानी आप निकाल पाएंगे। वो आपने बर्तन ही नहीं तैयार किया पूरे देश में। आप अंतर्राष्ट्रीय भले एक सम्मेलन कर रहे हो, इस सम्मेलन में पढ़े जाने वाले शोध पत्र या बड़े बड़े वैज्ञानिकों के द्वारा या बड़े बड़े प्रबंधकों के द्वारा कही जाने वाली बातों को आप कहां लागू करेंगे? क्या उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तैयार किया है? और अगर आपने नहीं तैयार किया, तैयार करने की दिशा में भी आप बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा 2047 में आप हासिल कर लेंगे, 21 साल बचा हुआ है। 21 साल में हासिल करने की जो पृष्ठभूमि है, जो बेस है, वो तो तैयार करते हुए दिखाई पड़े यार। क्या वो तैयार करते हुए दिख रहे हैं? तो सवाल केवल एक विश्वविद्यालय से क्रिकेट नहीं है, ये पूरे के पूरे आयोजन। अब जो लोगों जो आयोजक जो इस आयोजन में भाग लेने के लिए आए हुए लोग हैं, जिनको तमाम तरह की असुविधाएं हुई, उसमें गलगोटिया विश्वविद्यालय का कौन सी भूमिका है? जो वहां भगदड़ की स्थिति थी उसमें गलगोटिया विश्वविद्यालय की कौन सी भूमिका है? कहां गए आयोजक? जो लोग आयोजन स्थल पर समय से नहीं पहुंच पाए, अपनी प्रस्तुतियां नहीं दे पाए, उसमें इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कहां है आयोजक लोग? ये जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? तो ये अगर आप इस तरह के आयोजनों को केवल एक इवेंट के रूप में लेंगे और अपने पीआर को अपनी इमेज को बनाने का प्रयास करेंगे तो आप उस उद्देश्य को हासिल नहीं कर सकते। और वही हो रहा है। अगर ऐसा तो नहीं ना कि अचानक से ये समिट आपके ऊपर सिर पे आ गया, आपने बड़ा प्रयास करके आप इसको अपने साथ लेकर के आए। और हर आयोजन में, चाहे ब्रिटेन का समिट हुआ हो, चाहे साउथ कोरिया का समिट हुआ हो और चाहे पेरिस का समिट हुआ, हर में भारत की भागीदारी रही है। उस भागीदारी से क्या सीखा आपने? कौन सी उपलब्धियां आपने हासिल की?
कौन से आपने आधार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया कि पिछले 3 समिट से जो सीखी गई चीजें थी वो आपके देश में लागू होती हुई दिखाई पड़े? कहीं हैं आप? जो अभी $200 बिलियन आप 600 वर्षों में खर्च करेंगे, या अधिकृत रूप से हमारे मंत्री जी ने कहा है, अश्विनी वैष्णव साहब। और जो आपके प्रतिद्वंदी राष्ट्र है वो कहाँ है? हम और आप जब यहाँ पे सबमिट कर रहे थे उस समय चीन ने एआई का कितना बड़ा नमूना अपने आप प्रस्तुत कर दिया कि हम क्या कर रहे हैं, कितना मेरे पास डेटा और किस तरह का हम काम कर रहे हैं। कहाँ खड़े हैं आप? किससे मुकाबला करेंगे? और आप जब आपकी पूरी की पूरी कोशिशें धर्म संसद के आयोजन में लगी रहेंगी, आप ये बताने में लगे रहेंगे कौन शंकराचार्य है कौन शंकराचार्य नहीं है, आप ये बताने में लगे नहीं कौन सा मेला बड़ा है कौन सा मेला धार्मिक मेला छोटा है, तो फिर आप एआई के क्षेत्र में और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई काम नहीं कर सकते। वह देश के भीतर समाज के में विद्यार्थियों के बीच में अगर आप वैज्ञानिक सोच और तार्किकता पैदा करने के लिए तैयार नहीं है तो क्यों इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं आप? क्या या जो आज का परिवेश है उसमें तर्क के लिए, विज्ञान के लिए, वैज्ञानिक सोच के लिए कोई स्थान बचा है क्या? आप बात इस तरह की बात करते हैं। आप केवल और केवल सुबह से शाम तक जो धार्मिक हिंदू तीर्थ स्थल है उनके विकास में लगे हुए हैं, उनको एआई से क्या लेना लड़ना है? क्या हो जाएगा वहां पर? एआई के प्रयोग से आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में क्या लागू कर देंगे? सवाल इस बात का है ना, क्या करना क्या चाहते हैं? कोई इस तरह का संस्थान आपने डेवलप करने की कोशिश की कि नहीं ये संस्थान होगा और केवल विज्ञान के क्षेत्र में शोध का काम करेगा? वैज्ञानिक सोच अपनाए बगैर आप इन उपलब्धियों को हासिल नहीं कर सकते। और फिर आप अगर नहीं करेंगे तो गलगोटिया जैसे संस्थान आपको दिखाई पड़ेंगे जो आपके राजनीतिक मंसूबे को देखते हुए अपनी गतिविधियों को संचालित करेंगे। वो अपने विद्यार्थियों को आपके राजनीतिक उद्देश्य के लिए प्रयोग करेंगे और अपनी उपलब्धियों को दर्शाने के लिए इस तरह के फर्जी रोबोट लेकर के आएंगे बाजार से और बताएंगे कि हमने बहुत सारा काम कर लिया। तो केवल एक संस्थान नहीं, पूरा का पूरा ये पूरे की पूरी संस्थागत कोशिश कुछ भी नहीं है। कोई भी एक योजनाबद्ध तरीके से आप एआई के क्षेत्र में या वैज्ञानिक प्रगति क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं। और यह किरकिरी दुनिया के पैमाने पर आपकी है। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। दुनिया के पैमाने पे पूरी दुनिया में आपकी किरकिरी, हमारे देश की किरकिरी है, नरेंद्र मोदी जी की किरकिरी नहीं है, हमारी आपकी हम सबकी किरकिरी हो रही है। और इसलिए यहाँ सोचने की ज़रूरत, समझने की ज़रूरत है कि आखिर हमारी सरकार ऐसा क्यों करती है कि देश को बदनामी झेलनी पड़ती है। पूरी दुनिया में बदनामी झेलनी पड़ रही है। इतने अलग अलग देशों के 20 से ज़्यादा अलग अलग देशों के जो प्रतिनिधि मंडल यहाँ आए हुए हैं, और उसके बाद कल क्या होगा, कल 19 तारीख है, ये भी देखेंगे हम। बिल गेट्स का भाषण होता है या नहीं होता है वो भी देखेंगे। लेकिन पंकज जी, ज़रा इस एआई समिट और इसमें किरकिरी और इन सब के बीच गलगोटिया यूनिवर्सिटी और पवन खेड़ा ने भी अभी अपना एक वक्तव्य जारी किया है। जरा पवन खेड़ा के वक्तव्य को पहले सुन लेते हैं। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस पर की थी, रागडी नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन पवन खेड़ा को सुनते हैं। सुनिए। दोस्तों, एआई इम्पैक्ट समिट यहां दिल्ली में ही चल रहा है, कुछ दूर यहां से। एआई इम्पैक्ट पूरे विश्व में इस समिट का क्या हुआ वो आप सबके सामने है। शर्म के मारे सर सबका झुक चुका है। अश्विनी वैष्णव जहां जाते हैं वहां कुछ ना कुछ झंडा गाड़ कर ही आते हैं। एआई अब अश्विनी इज इनकॉम्पिटेंट के नाम से जाना जाता है। बिना पटरी के रेल चलाने वाला यह मंत्री अब कहता है साहब बिना वाईफाई बिना लैपटॉप के जाइए एआई समिट अटेंड करिए। पूरा हॉल खाली करा दिया। क्यों? क्योंकि मोदी जी आ रहे थे, रील्स बनानी थी। अरे रील्स बनानी थी, फोटो खिंचवानी थी, पोज करना था मोदी जी को, तो साहब एक हफ्ता पहले ये समिट कर देते अश्विनी वैष्णव जी, जिसमें किसी और को मत बुलाते, आप दोनों अपना जम के रील बाजी खेलते, फिर बुलाते मेहमानों को। मेहमानों के सामने क्यों नाक कटवा रहे हैं साहब? फिर आया गलगोटिया, मोदी जी का प्रिय गलगोटिया। नेहरू जी के वक्त आईआईटी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, और यहां क्या है? गलगोटिया। अब गलगोटिया ने क्या किया साहब? मेड इन चाइना का एक प्रोडक्ट लाए, ड्रोन लाए और एक रोबोडॉग लाकर रख दिया। कहा साहब ये देखिए भारत कितना आगे बढ़ चुका है मेरे। और अश्विनी वैष्णव ने जमकर डींग हांकी, जमकर डींग हांकी। दूरदर्शन तो शुरुआत चाटुकारिता शिरोमणि है जैसा। फिर जब मालूम पड़ा कि साहब ये तो चीप माल है चाइना का,
अब आनन फानन में बोला साहब बोरिया बिस्तर लपेटो, गलगोटिया को रवाना किया। गलगोटिया कहता है हम तो मोदी जी की विजन पे चल रहे हैं। हाँ, हम मानते हैं गलगोटिया की कोई गलती नहीं है, मोदी जी की विजन ही पर चल रहे हैं। ऑल पैकेजिंग नो कंटेंट, ये है मोदी जी की विजन। तो वो गलगोटिया तो बेचारा वही कर रहा है जो मोदी जी चाहते हैं। लेकिन जो एआई समिट, जो एआई इंपैक्ट समिट एक फ्यूचर इनोवेशंस के लिए डिस्कशन होना था, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होना था, उसको एक चीप चाइना बाजार बनाने का जो काम किया अश्विनी वैष्णव ने, उसमें देश उन्हें माफ नहीं करेगा। देश की जेन जी उनको माफ नहीं करेगी। क्यों नाक कटवा रहे हो साहब, लगातार नाक कटवा रहे हो। खैर, जो बादल, रेडार, नाला, गैस, इस मानसिकता, इस तरह के लोग हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? उन्हें तो इसी में आनंद है और मोदी जी को कोई नुकसान नहीं है। अब एआई अगर अश्विनी इनकॉम्पिटेंट है या एआई हरदीप का आर्टिफिशियल इनोसेंस है, आर्टिफिशियल इनोसेंस हो या कुछ हो, लेकिन मोदी जी के लिए हर चीज इवेंट है। इसमें कल, आने वाले कल, टुमारो, मोदी जी का एक पप्पी जप्पी फेस्ट है। उनके लिए ये सब पप्पी जप्पी फेस्ट है, जहां बड़े बड़े देश विदेश के लोग आते हैं, सुंदर पिचाई, ये वो सबके साथ ही करेंगे, हाथ मिलाएंगे, गले मिलाएंगे, जबरदस्ती गले पड़ेंगे, वो सब करेंगे। उनके लिए सफल आयोजन वही होता है जहां वो गले पड़ सके या गले मिल सके। देश की छवि गई भाड़ में। अब ये चलेगा नहीं। लोग हैरान हैं कि जिस व्यक्ति को अडवाणी जी एक सफल इवेंट मैनेजर कहते थे, वो इवेंट तक सफलतापूर्वक नहीं करा सकता। शर्म आती है देखकर। जय हिंद। तो सुन रहे थे आप यहाँ पर पंकज जी, इन्होंने पूरा खुलकर अपनी बातें रखी कांग्रेस पार्टी का जो, और खासकर कुछ ऐसे मामले जिस पर घेरना भी चाहिए, और विपक्ष के नेता के रूप में, विपक्षी पार्टी के रूप में यहाँ ये बात तो होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप ओवरऑल इस पूरे मामले पे? अंग्रेजी में एक शब्द है सैडिस्ट, हिंदी में उसका बहुत करीब अपन यदि निकालें तो परपीड़क कह सकते हैं। मैं महसूस करता हूं कि मोदी जी की जो सरकार है वो एक किस्म से सैडिस्ट है, परपीड़क। आप देखिए, दिल्ली में जिस समय आप एक बेहतर AQI के लिए परेशान हैं, IIT से लेकर सभी डिपार्टमेंट रिपोर्ट दे चुके हैं कि दिल्ली में हवा का जहरीला होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है वाहनों से निकला हुआ प्रदूषण। आप बेहतर तरीके से जानते थे, इस समय हालत बहुत खराब है। बारिश भी नहीं हुई, पश्चिमी विक्षोभ जिसका इंतजार कर रहे थे वो हुआ नहीं। उस समय आपने इस शहर के ऊपर बोझ डाल दिया ट्रैफिक का। जहां तहां रास्ता चलता रहता है, अचानक पुलिस वाले वहां पे बैरिकेड लगा देते हैं, भीड़ लग जाती है और पूरा शहर। सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि इनका फ्यूचर विजन किस लेवल पर है। इनका AI विजन आप उसको मान लीजिए। भारत मंडपम, जिसको प्रगति मैदान से नाम बदल दिया गया, उसके नीचे एक टनल बनाई गई जो रिंग रोड को और पीछे भैरव रोड को जोड़ती है। कोई भी सड़क, कोई भी टनल फ्यूचरिस्टिक होती है, कम से कम 10 साल का ट्रैफिक झेलने लायक होती है। वो टनल पिछले 2 दिन से पूरे दिन जाम रहती है। वो टनल से निकलने के लिए आपको 40 से 45 मिनट चाहिए, क्योंकि प्रगति मैदान की पार्किंग के भी वही रास्ते हैं, निकलने के भी वही रास्ते हैं। और इस स्थिति में शहर का AQI खराब हो रहा है। आप याद करें कि यही तमाशा इन्होंने G20 के समय किया था। यदि आज पूछ लिया जाए कि G20 से हमारा कुल जमा हासिल क्या है, मुझे लगता है कि इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल इसलिए कि आदमी ट्रैफिक में खड़ा रहे, जितनी देर खड़ा रहेगा उतनी देर खंबे पे लटके मोदी जी के पोस्टर को देखता रहेगा, तो वो उनके मन मस्तिष्क में बस जाएगा। इससे ज्यादा मुझे उनकी कोई सोच समझ में नहीं आ रही है। इस सम्मेलन को दिल्ली सरी की जगह में करने की क्या जरूरत थी? अश्विनी वैष्णव जी कह रहे 70,000 लोग अचानक आ गए। मैं राजीव जी अपने दर्शकों को बताऊं कि मैं लगभग 28 साल प्रगति मैदान में होने वाले विश्व पुस्तक मेले का आयोजन से जोड़ा रहा। और विश्व पुस्तक मेला जो होता है, ट्रेड फेयर के बाद सबसे भीड़ भरा होता है। एक एक दिन में 2-2 लाख लोग आते हैं।
यदि इक्का दुक्का छोड़ दिया जाए तो वहां पे कभी चोरियां नहीं हुई, इस प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई कि लोगों को बाहर खड़ा करना पड़े। और बुक फेयर के उद्घाटन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी आए, हमने अरेंज किए हैं, कभी किसी को दिक्कत नहीं हुई, ना आने वाले को, ना जाने वाले को, ना लेखक को, ना किसी को। चोरियां होगी, आप देखिए स्टॉल से चोरी होगी। और आप यह अकेले हम गलगुटिया के एक कुत्ते को क्या बोले, उन्होंने क्या किया कि वो एक कोरियन हेल्सेल ग्रुप का एक स्ट्राइकर V3 ARS ड्रोन है, उसको अपने नाम से रख लिया। तो ये, और आप देखिए कि वहां पर जो दो प्रमुख जो चीजें भारत की ओर से, जिनको हम बोल सकते हैं कि भारत का AI में योगदान, एक तो सर्वम था और एक है भारत जेन करके, 2 AI ऐप उन्होंने किए, एक लैंग्वेज को लेकर है वो ये दोनों IIT के डेवलप किए हुए, गलगोटिया के नहीं है। हमारे जो संस्थान जो नेहरू जी के समय बने हुए थे वो आज आउटपुट दे रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मोदी जी और RSS को नेहरू जो कहते थे उसके विपरीत करना है। नेहरू जी ने पहला शब्द बोला था कि हमारी शिक्षा, हमारी किताबें वैज्ञानिक सोच को विकसित करें, तो बोले नहीं, हमको ये नहीं करना है। अभी आप देख लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर बनारस यूनिवर्सिटी तक लेकर अभी दिसंबर से लेकर मार्च तक जो सेमिनार्स हो रहे हैं UGC के, विषयों पर 3 विषय पे हैं, गोबर पे, गायत्री मंत्र पर, गाय के मूत्र पर। भारतीय ज्ञान परंपरा का मतलब प्राग ऐतिहासिक या पौराणिक कहानियां नहीं है। हमारे पास आर्यभट्ट है, सुश्रुत है, दर्जनों पारंपरिक वैज्ञानिक हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में यदि आप देखें, वृक्षायुर्वेद शरी का ग्रंथ है, जो वृक्षों को, खेती को आयुर्वेद से कैसे ठीक किया जाए, उसमें ऐसे ही जानवरों के ऊपर है। लेकिन हम भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम पर अंधविश्वास, मूल मगज लोगों को तैयार कर रहे हैं। तो हम, जाहिर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में हमारा सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट तो अमित मालवीय है, जो हर चीज का वीडियो बना देता है। हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही प्रमाण है कि हेमंत शर्मा विश्वाल जो है, मुसलमान की खोपड़ी में गोली मारते हुए दिखते हैं। हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ऊपर लेवल पर है, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं नया चीज सीखने की। IT सेल पूरा जानता है उसका। हमारे देश में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है वो हमारा IT सेल जानता है। हम भूल जाते हैं। अभी प्रशांत भाई लिस्ट गिना रहे थे कि हमने क्या क्या किया। जब पूरी दुनिया में Y2K का संकट खड़ा हुआ था, आपको याद होगा, भारत नंबर 1 आया था और भारत का सॉफ्टवेयर सब जगह Y2K की कितनी बड़ी समस्या थी, वरना वर्ल्ड के कंप्यूटर बैठ जाते। उसमें किसी ने नहीं बोला कि ये विश्व गुरु है या फलाने की देन है या फलाने का आशीर्वाद है। और हमारे सरकारी यूनिवर्सिटी से निकले हुए इंजीनियरों ने वो किया। आप तो जानते हैं कि 2000 तक कोई ऐसा स्पष्ट कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी डेवलप नहीं थी। Y2K कितना बड़ा दुनिया का संकट था जिसको भारत ने उबारा। सॉफ्टवेयर के मामले में आप याद करें कि इंडियन सॉफ्टवेयर हर समय टॉप में रहे। हमारे लोगों की जो बौद्धिक क्षमता है वो नैसर्गिक रूप से वैज्ञानिक है, लेकिन जब हम शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्ण मगज इंसान तैयार करने लगेंगे, हम शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर जो विश्वविद्यालय जिसको कहते थे कि हम खुल के हम बातचीत कर सकते हैं, उसकी जगह आप वहां पे RSS की शाखा लगाएंगे, आप सावरकर की प्रतिमा लगाएंगे। भाई आपको सावरकर से इतना प्रेम है तो जो विदेशी मेहमान आते हैं वो गांधी की जगह सावरकर की प्रतिमा पे माला पहना ले जाइए ना। लेकिन हम जो है, हम मूड मगज आदमी तैयार कर रहे हैं। हम नेहरू के विजन के खिलाफ जा रहे हैं, इसीलिए वैज्ञानिक सोच नहीं विकसित हो पा रही है। धार्मिकता एक अलग मसला है। धार्मिकता और आस्था जिंदा रहना चाहिए। धार्मिक आस्था, संस्कृति एक देश की पहचान होती है, लेकिन देश के भविष्योन्मुखी कार्यक्रमों के लिए सघन वैज्ञानिक सोच बहुत जरूरी है। और कोई जरूरी नहीं है कि जो वैज्ञानिक सोच रखता है वो धार्मिक नहीं हो।
हमारे सभी वैज्ञानिक धार्मिक रहे। लेकिन अभी दुर्भाग्य ये है कि हम जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, हम इसका इस्तेमाल कैसे, मैं आपको बताऊंगा भारत में क्या हो रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली में कई ऐसे लोग हैं जो सभी प्रकाशकों की हिंदी की, अंग्रेजी की किताबें खरीद रहे हैं। और वास्तव में क्या है कि उनको चाइनीज कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि आपकी जितनी किताबें हैं उनको आप ओसीआर करके, स्कैन करके हमको प्रोवाइड करें। भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंफॉर्मेशन देता है, मेरे और आपकी इंफॉर्मेशन ही होती है। लोग 60-60 रुपए में किताबें बेच रहे हैं और कल आपकी जो पूरी सामग्री है चाइना अपने डाटाबेस में डाल के आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल करेगा। और अमेरिका तो है नहीं हम लोग, अमेरिका में तो इस प्रकार की जो चोरी में लोग पकड़े गए हैं तो चैट जीपीटी तक पे वहां मुकदमे $5,000 करोड़ के वहां पर लोगों को जुर्माने लगे हैं। हमारे तो लोग सोचेंगे ही नहीं फिलहाल। तो एक बेहतर डाटाबेस बने जो मल्टीलिंगुअल काम कर सके, इसके लिए गंभीरता से काम करना था। मुझे लगता है सरकार जितने तमाशे कर रही है ये आम लोगों के लिए संकट बन रहे हैं, देश के लिए नाक कटवाने वाले बन रहे हैं। और ये इसका उद्देश्य केवल ये है, ये कुंठित व्यक्ति है, ये लोगों को परेशान करके सुख लेता है। मुझे लगता है इसको बड़ा लोगों रिपोर्ट दे दो, आज भी 2 लाख लोग जाम में फंसे रहे 3-3 घंटे, तो बड़ा खुश होता होगा, भाई 4 काजू की रोटी और बना दो मुझे। ये सैडिस्ट है, सीरियसली। जी राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बहुत दुखद है ये। एक बार जल्दी से प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूँ। प्रशांत जी, सेकंड राउंड में आप कह रहे थे कि बात करेंगे हम पश्चिम बंगाल पे चुनाव पे और फिर असम के चुनाव पे भी थोड़ी सी चर्चा उधर भी ले जाई जाए, क्योंकि ये तो चल रहा है गलगोटिया यूनिवर्सिटी और तमाम चीज़ें, और इससे पूरे देश में एक माहौल बनाने की जो कोशिश एआई समिट के ज़रिए करना चाह रहे थे नरेंद्र मोदी, लेकिन यहाँ मुँह की खानी पड़ रही है सीधे शब्दों में कहूँ तो। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव, उससे पहले 16 मार्च को फैसला हो जाएगा कि आखिर इन 37 राज्यसभा की सीटों में किसने कितनी सीटों पर कब्जा किया। मगर थोड़ा असम, थोड़ा पश्चिम बंगाल, दोनों को किस ढंग से आप देखते हैं, जबकि असम में तो और भी बहुत कुछ हो रहा है। कल प्रियंका गांधी असम जा रही हैं। अनम्यूट कीजिए। जो स्थिति राजीव जी एआई की है वही स्थिति लोकतंत्र की और डेमोक्रेसी की भी है। अब इसके ठेकेदार जो है, इसके जिम्मेदार जो है, तो जो डेमोक्रेसी के गलगोटियां हैं वो ज्ञानेश कुमार, और वो लगातार इस देश की डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं। लाखों लोगों के नाम, करोड़ों लोगों के नाम हट रहे हैं, और वो एक्सटेंशन भी जो देते हैं, वो एक नया स्कैम सामने अब आ रहा है जिसकी जांच आगे होगी, इस सरकार के दौरान तो नहीं होगी, या सुप्रीम कोर्ट चाहे तो करा भी सकता है। ये फॉर्म 7, और इस पर रिव्यू होना चाहिए कि मेरे पास ये अख्तियार क्यों हो कि मैं आपका नाम कटवा सकूं। ये पुलिसिंग का जो आपने दे रखा है अधिकार दूसरे मतदाता को, कि एक मतदाता दूसरे मतदाता का नाम कटवा सकता है, ये पुलिसिंग का केवल रिव्यू होना चाहिए। क्योंकि अब इसका मिसयूज हो रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी और चुनाव आयोग में गठजोड़ है, तो उनके बीएलओ और उनके बीएलएस मिल के ये काम कर रहे हैं कि लाखों लाखों लोगों के नाम उड़वा रहे हैं, और ये नाम उनकी चुनावी एजेंसियों के मार्फत उनके पास पहुंचाए जा रहे हैं कि किस बूथ पे किसके किसके नाम काटने, पूरा डेटा उनके पास है। ज्ञानेश कुमार ये सब होने दे रहे हैं, लगातार होने दे रहे हैं, और ममता बनर्जी ने उनको हिटलर कहा है, और ठीक ही कहा है। और वो हिटलर क्या है, वो तो प्यादे हैं, पीछे से कोई और है उनके पीछे जो ये करवा रहा है। अब इलेक्शन कमीशन कोई स्वास्थ्य इंडिपेंडेंट अथॉरिटी तो है नहीं, वो तो अब बिल्कुल सरकार जैसा चाहती वैसा करते हैं। तो ये जो हो रहा है ये बहुत अप्रत्याशित है,
और ये इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। जो इन्होंने बिहार में किया, अब ये बंगाल में करेंगे या असम में करेंगे ये। और जो मोदी साहब की जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि एआई पे क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, एआई क्यों गलगोटिया बन जाता है, मोदी जी का सारा कुछ जो सरकारी जो पूरा सरकार चलाने का तंत्र है वो पूरा गलगोटिया है। वो क्यों है? क्यों गंभीरता नहीं है मुद्दों को लेकर? क्यों कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं बनते हैं? इसलिए क्योंकि हिंदू मुसलमान करके आप चुनाव जीत जाते हैं। अब हिंदू मुसलमान भी नहीं चल रहा है। आप देख लीजिए कि किस तरीके से बजरंग दल के लोग खदेड़े गए अभी वैलेंटाइंस डे पे, किस तरीके से उत्तराखंड में हो रहा है, जिस तरीके से देश भर में हमको खबरें मिल रही हैं। तो अब हिंदू मुसलमान भी नहीं चल रहा है। तो अब जो चलेगा वो एसआईआर चलेगा कि वोट देने का अधिकार ही वंचित कर दो। इस देश में 10 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो किसी देश के नागरिक नहीं होंगे, और ये काम ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं। तो जैसे ममता बनर्जी के हिटलर से ही मुझे याद आया कि हिटलर के बाद एक न्यूरमबर्ग ट्रायल शुरू हुआ था कि जो अत्याचार हुए थे नाजी जर्मनी में, उनको सजाएं देने का एक अलग से मुकदमे चलाए गए थे न्यूरमबर्ग में। ऐसा ही न्यूरमबर्ग ट्रायल भारत में भी होगा, जिसमें ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार दोनों अभियुक्त की तरह कटघरे में खड़े होंगे। इन लोगों के ऊपर डेमोक्रेसी की हत्या का आरोप लगेगा। कई बार राहुल गांधी इस बात के संकेत दे चुके हैं कि वो कानून लाएंगे और कानून पीछे के तारीख से लागू होगा। ये जो अभी आपको इम्यूनिटी मिली हुई है नहीं मिलेगी। तो इस वक्त बंगाल की और असम की जहां जहां चुनाव होंगे वहां ज्ञानेश कुमार ये काम करेगा। अभी आप जाके बंगाल में देखिए, हमारे पास तो खबरें आती हैं वहां से, किस तरीके से लोगों के नाम उड़ाए जा रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी लोगों ने कंट्रोल रूम बना लिए हैं, लोग अपने कागज निकाल रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। बीएलओ के ऊपर इतना दबाव है कि वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। लेकिन ज्ञानेश कुमार के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है, और सुप्रीम कोर्ट बड़े आराम से ये सब चीजें होने दे रहा है। आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मानिए, जरा बंगाल से आप रिपोर्ट ले लीजिए कि बंगाल में कितने लोगों के आधार कार्ड ये लोग मान रहे हैं। नहीं मान रहे। जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ये कि लोगों को परेशान किया जा रहा है, और खास कर किनको? जो दलित हैं, जो ओबीसी हैं, जो मुसलमान हैं, माइनॉरिटीज है या वंचित समाज के लोग हैं, उनको निशाने पे रख के टारगेट बना के उनको किया जा रहा है। ये जो यूजीसी का एक था उसको जिस तरीके से वापस लिया गया, ये पूरा देश का वही मॉडल ही बना जा रहे हैं कि दलित वंचित मुसलमान को वोटर लिस्ट से हटा दो, और उसके बाद इनको जो है मतलब उनकी कोई गिनती ही नहीं होगी। तो किसी योजना में, किसी चीज में उनका कोई अधिकार नहीं होगा। अपने देश में एक जो है वो बेगाने से रहेंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो ज्ञानेश कुमार चला रहे हैं। अब बंगाल के चुनाव में देखते हैं कि कैसे होता है, लेकिन मुझे तो ये आशंका हमेशा रहेगी कि राजनीतिक तौर पे बात करें तो बीजेपी की स्थिति बहुत कमजोर है वहां पे, पहले से और कमजोर हुई है। जो अभी उपचुनाव हुए वहां से दिख सकते हैं, या विधानसभा चुनाव के बाद जो लोकसभा चुनाव में अंतर आया उससे देख सकते हैं आप। दोनों स्थिति को एनालाइज कीजिए तो बीजेपी की स्थिति कमजोर हुई है, लेकिन ज्ञानेश कुमार उसमें कितना बदलाव करते हैं वो चुनाव के रिजल्ट के बाद ही दिखाई देगा। तो फिलहाल इसको लेकर एक बड़े आंदोलन की जरूरत है देश भर में कि किस तरीके से डेमोक्रेसी को डिरेल करने का काम ज्ञानेश कुमार जो कर रहे हैं इनको रोका जाए। जी राजीव जी, क्या कुछ कहेंगे इस पे सुनील शुक्ला जी आप? नहीं, एसआईआर के माध्यम से तो निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कोई भी प्रयास जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों को मताधिकार से वंचित किया जाए, वह कोशिश बिल्कुल विरोध करने लायक है। एसआईआर के माध्यम से आपका कहना था, जो निर्वाचन आयोग ने कहा
कि वो बिहार में घुसपैठियों की पहचान करने के लिए, गैर नागरिकों की पहचान करने के लिए, उनको मतदाता सूची से बाहर करने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक निर्वाचन आयोग ने नहीं बताया कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में बिहार में कितने घुसपैठिए मिले, कितने ऐसे लोग मिले जो जिनकी पात्रता नहीं थी मतदाता सूची में बने रहने की, और उनको मतदाता सूची में वो पाए गए हैं। मृतकों को हटाने के नाम पर, माइग्रेटेड लोगों के हटाने के नाम पर, या ऐसे लोग जिनके नाम के साथ किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी है, उसके हटाने के नाम पर जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सर्वथा अनुचित है। जो बिहार में हो रहा है, अरे जो बंगाल में हो रहा है, सर वहां पे सरकार क्यों चिंतित है, टीएमसी क्यों चिंतित है? इसलिए कि उनको मनमाने तरीके से आप इस मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम कर रहे हैं। क्यों आप माइक्रो ऑब्जर्वर लेकर के आए? अब माइक्रो ऑब्जर्वर्स के अधिकार को सीमित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को क्यों हस्तक्षेप करना पड़ा? दूसरे राज्य से आया हुआ कोई व्यक्ति अभिलेखों के आधार पर, नाम के स्पेलिंग के आधार पर किसी का नाम मतदाता सूची से बाहर करने के लिए रिकमेंड कर दे और आप उसको स्वीकार कर लेंगे? कैसे संभव है? यह जितना जो भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो देशहित में नहीं है। यह काम ये होना चाहिए था कि जो प्रक्रिया अपनाई गई देश की आजादी के बाद, जब पहली बार मतदाता सूची बनी और बाद के वर्षों में हमेशा बनती रही, कि निर्वाचन आयोग के लोग घर घर गए और उन्होंने लोगों का नाम मतदाता सूची में रखा या मतदाता सूची से बाहर किया। इसके अलावा कोई भी तरीका भारत जैसे देश में, जहां अभी भी साधनहीन लोगों की संख्या बहुत अच्छी खासी है, ऐसे लोग हैं जो रोजी रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, फिर लौट करके अपने घर चले आते हैं। ऐसे लोग देश में आप जो तरीका आपने अपनाया है कि आप अभिलेख दीजिए। अरे अभिलेख अब नहीं देंगे तो मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं रहेगा। अगर हम आवेदन पत्र आपके पास नहीं जमा कर पाए तो आप मुझे मतदान के अधिकार से वंचित कर देंगे। ये किस तरह का लोकतंत्र है? एक तरफ बात की जा रही है कि सर्वाधिकाधिक संख्या में लोग मतदान में भाग लेने के लिए सामने आए, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं अगर है तो आप मतदाता सूची में आपका नाम नहीं रहेगा। ये खिलवाड़ नहीं हो रहा है तो और क्या हो रहा है? यह लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया है। और उसके बाद जैसे उत्तर प्रदेश में आरोप लगाया गया, बड़े जो सामान्य तिथियां हैं उन तिथियों में नामों की आपत्ति को लेकर के जो आवेदन पत्र दाखिल किए गए, जिसको फॉर्म 7 आप कहते हैं, वो कुछ हजार है। जब यह डेट बढ़ा दी गई कि नहीं, अभी मतदाता सूची को शुद्ध करने की प्रक्रिया में और समय चाहिए, उस अवधि में नाम हटाने के लिए 2.25 लाख आवेदन पत्र आ गए। कौन सा तरीका है ये? कौन लोग हैं जो इस तरह के आवेदन पत्र दे रहे हैं? अगर आप अपने पॉलिटिकल स्कोर, राजनीतिक दल पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने लगेंगे मतदाता सूची बनाने के नाम पर, और निर्वाचन आयोग उनको मौका देगा, तो ये तो लोकतंत्र की पहल नहीं है। असम में आपने बहुत नारा लगाया कि साहब यहां घुसपैठी है, घुसपैठी है। कितने घुसपैठियों को आपने असम से बाहर किया? कितनों की आपने पहचान की? आप SIR की प्रक्रिया वहां क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? आपने ऐसे लोगों को आपने डिटेंशन सेंटर्स बनाए, उसकी क्या स्थिति है? आप अपनी सुविधा के अनुसार पॉलिटिकल डायरेक्टिव्स बनाएंगे, ये कैसे चलेगा? और अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप लोगों को मताधिकार से वंचित करेंगे। ये कैसे संभव है कि किसी एक राज्य में 2 करोड़ 3 करोड़ लोग या तो उनका निधन हो गया है या वो देश छोड़ के चले गए? देश छोड़ के गए तो कहां गए? अगर उनको आप मृतक घोषित कर रहे हैं, कोई पारदर्शिता नहीं है। अगर आप किसी को मृतक घोषित कर रहे हैं तो कौन बता रहा है आपको कि ये मृतक है? किसके पास उसका डेथ सर्टिफिकेट है? ये जानकारी कहां से लेकर के आए आप? और जिन लोगों को जिस कैटेगरी में आप मतदाता सूची से बाहर कर रहे हैं, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोगों को बता क्यों नहीं रहे हैं ये कि आपका नाम इस कारण से मतदाता सूची में नहीं रहेगा? तो आपके परिवार के लोगों को भी इसकी जानकारी क्यों नहीं देते हैं? तो जो प्रक्रिया आप अपना रहे हैं मतदाता सूची को शुद्ध करने का, मैं तो कभी शुद्ध शब्द नहीं सुना था। मैं तो सुनता रहा हूं कि मतदाता सूची को अद्यतन किया जा रहा है। जो लोग पहली बार जीवन में मतदाता बनने का योग्यता हासिल कर रहे हैं, उनको शामिल करने का अभियान चलाया जा रहा है। हमने आज तक निर्वाचन आयोग का एक अभियान नहीं सुना कि लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाया जाए, कोई अपील किया हो किसी ने। ये हमेशा से हम सुनते चले आए कि साहब लोग अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि मतदाता सूची में
कोई भी ऐसा व्यक्ति न रहे जिसका नाम मतदाता जो योग्य है और उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाए। और जो आपने तरीका अपनाया, अच्छा एक समय सीमा होती है किसी चीज की, तो जो काम साल साल भर, 1.5 साल, 2-2 साल तक चले हैं, उसको आप 3 महीने में पूरा कर लेना चाहते हैं? कैसे संभव है ये? कौन सा तरीका है? आप अपने निजी अनुभव से देखिए कि आप किसी अपने पोलिंग बूथ पे जाके देखिए कि उस बीएलओ को जो आपके द्वारा डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में कितना समय लगता है। किस तरह का क्या आपने इस पूरे देश में इतना मजबूत संचार के तंत्र विकसित कर दिए कि जहां चाहिए वही आप जो चाहिए अपलोड कर लीजिए, जो चाहिए आप डाउनलोड कर लीजिए। ये स्थिति है क्या? एक ऐसा तंत्र और एक ऐसा मलम्मा चढ़ाया गया इसको, एक ऐसी इसकी व्याख्या की गई कि जो गैर नागरिक हैं उनको मतदाता सूची से अलग करना। अरे ये निर्वाचन आयोग का अधिकार कहां से मिल गया? तो कैसे पहचान करने लगेंगे आप? और किसी को यूं ही बिना अभिलेखों के आधार पर आप गैर नागरिक कैसे घोषित कर देंगे? उसकी एक प्रक्रिया है, उसके लिए ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, कौन नागरिक है कौन नागरिक नहीं है, उसको कोई चुनौती दे रहा है, वह उसके डॉक्यूमेंट के आधार पर आप स्वतः निर्णय ले लेंगे कि साहब ये नागरिक नहीं है। किसने किसकी शिकायत की? कब आपने उनको ट्रिब्यूनल के सामने रखा बात करने के लिए कि साहब आपकी नागरिकता संदिग्ध है? और स्पेलिंग के आधार पर लोगों को हटाने लगेंगे या आपने कैसा सॉफ्टवेयर एक ही नाम देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से उच्चारित किए जाते हैं। जो हम आप कहते हैं उत्तरी भारत में, वहां जाकर प्रणव हो जाता है वो बंगाल में। क्या कर लेंगे भैया? जो लोगों के नाम छूट गया किसी तरह, मतलब शुरुआती दौर में लोगों ने अपने पूरे नाम नहीं रखे। एक सामान्य सी धारणा रही लोगों के कि जो सरकारी अभिलेख है, खासतौर से वित्तीय लेन देन है, या जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, या नौकरी के दौरान आपको जो कुछ लिखा पढ़ी करनी है, उसमें वह नाम लिखिए जो आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ। कीजिए कि अगर आपका पूरा नाम है कि साहब राजीव रंजन श्रीवास्तव, तो आपने राजीव रंजन लिख दिया, राजीव लिख दिया। अब अगली बार जब कोई आप आया कैसा नहीं, तो आपका नाम तो आधार कार्ड में राजीव रंजन श्रीवास्तव लिखा हुआ है और इसमें आप राजीव रंजन है, तो इसे आप तो ही नहीं है, कोई और होगा। क्या तरीका आपने बना रखा है भाई? यह आप लोगों को उनके मताधिकार को सुरक्षित कर रहे हैं। तो असम में भी यही काम हो रहा है और पश्चिम बंगाल की स्थिति है कि चूंकि टीएमसी एक मजबूत पार्टी है, उसका संगठन है, वो हर जगह मौजूद है, वो तो लड़ रही है, लोगों के सूची लेके सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी एकदम बाकायदे लोगों के सामने है कि गड़बड़ियां आ रही हैं। और हर मतदाता सूची का आप क्या परीक्षण का आधार होना चाहिए ना कि आपकी जनसंख्या कितनी है, उस जनसंख्या में युवाओं की संख्या कितनी है, पुरुष महिलाओं का अनुपात कैसा है, किसी चीज का ध्यान रख रहे हैं आप इसमें? मनमाना स्थिति हो गई है, जिसका नाम चाहे रखिए, जिसका चाहे नाम मत रखिए। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो अपनाई गई, वह संदेह में आप लोगों से आवेदन पत्र आमंत्रित करके, अभिलेख आमंत्रित करके मतदाता सूची नहीं तैयार कर सकते। और अगर आप तैयार करने का प्रयास करते हैं जो आप कर रहे हैं, यह मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की कोशिश है, लोगों के मताधिकार को छीनने की कोशिश है। और मताधिकार के छीनने की कोई भी कोशिश लोकतंत्र की आधारशिला को कमजोर करती है, इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूँ पंकज जी, इसको इस पूरे, क्योंकि इस पे खूब बातें होंगी अभी आने वाले समय में, खूब होंगी बातें। अभी तो उससे पहले राज्यसभा चुनाव में भी बहुत कुछ होना है, उस पर भी बातें होंगी, लेकिन ओवरऑल आपकी टिप्पणी। प्रशांत भाई जो कह रहे थे कि फॉर्म 7 का दुरुपयोग इस देश में भयावह स्थिति में हो चुका है। मैं आपको बताऊं कि बस्तर में दंतेवाड़ा जिला जी, जिसमें मुस्लिम आबादी बहुत थोड़ी सी होगी, 100-200, वहां जिला कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो मुस्लिम है, और जो एक कस्बा के वो गीदम, वहां की नगर पालिका अध्यक्ष महिला है, उनका ही नाम हटा दिया। बचेली में 20 परिवार थे मुस्लिम के, उनका फॉर्म 7 जमा कर दिया। मध्य प्रदेश में कई जगह पर 100 फॉर्म, एक्चुअल क्या हो रहा है, अब बीजेपी के कार्यालय से बाकायदा टाइप करके आ रहे फॉर्म, लेकिन जहां पे बीएलओ समझदार है
तो वो जब नंबर और इसका वेरिफिकेशन करता है एप्लीकेशन देने वाले का फोन नंबर का या उसके ईपिक नंबर का और गलत निकलता है तो कर देता है, अदरवाइज जो यदि मैंने व्यापम की भर्ती वाले मध्य प्रदेश वाले हैं तो फिर निपट जाते हैं। यही राजस्थान में हो रहा है। तो फॉर्म 7 के नाम पर देश में कई करोड़ लोगों को यानी आप नो मेंस लैंड में खड़ा करने की जो तैयारी कर रहे हैं, ये एक बहुत भयावह चीज है। और इसके सबसे बड़े शिकार दलित, वंचित, अल्पसंख्यक, कम पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं। सुशील जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि हमारा जो चुनाव, सुनील जी, कि मतदाता सूची बनाने का काम है। आप घर घर जाइए, जो एब्सेंट है उसका नाम काटिए, जो आ गया है उसका नाम जोड़िए, जो कहीं बाहर गया होगा, यही उसका तरीका था। हमारे यहां संपन्न की जाती थी सूची को, समृद्ध किया जाता था, शुद्ध नहीं किया जाता था। शुद्ध नस्ल, शुद्ध खून, ये सब आरएसएस के शब्द हैं जी। तो फॉर्म 7 का जो दुरुपयोग पूरे देश में हो रहा है, ये शुद्ध जो है ना, ये शुद्ध वहां से आया है, जर्मनी से। जर्मनी वाला वो शुद्ध नस्ल वाले हैं ना, ये वही बात है। और आप देखिए कि वहीं से मैं इंपोर्ट असम में आपको बताऊं जी, असम में भूपेन बोरा पार्टी छोड़ने वाले, इसकी चर्चा वहां के जो हिंदी के अखबार हैं असम से निकलने वाले, पूर्वांचल प्रहरी, पूर्वोदय में पिछले 1-1.5 महीने से थी। ऐसा नहीं था कि नहीं थी। रेट भी उसमें चल रहे थे कि पहले 25 पे बात बनी थी, लेकिन 25 पे तैयार नहीं हो रहे थे, फिर 50 किया गया, तो 50 में से 50% पहुंच गया, तब उन्होंने इस्तीफा दिया। वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर जो टाटा के आरोपों में बंदी रहा, उसके बाद में उस पे शारदा पे में उसका नाम आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि ये जांच में सहयोग ना करे तो उसको अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन जैसे बीजेपी में शामिल हुए तो उनको क्लीन चिट दे दी। लुई बर्गर में भी यही हुआ। और अभी उनकी पत्नी और उनका नाम जो 12,000 बीघा की जमीन का वो है, वो तो सामने। तो असल चीज ये है कि ये व्यक्ति जो है ये एक तरीके की शेर की सवारी किए हुए, इसको मालूम है कि जिस दिन कुर्सी से उतरेगा जेल के अंदर होगा। तो ये जिस तरीके खेल कर रहा है, भाई बीजेपी तो बची नहीं। असम में बीजेपी है क्या? कांग्रेस से गए हुए लोग सब, बीजेपी का तो कैडर ही नहीं है वहां पर। और मुझे आज गौरव गोगोई ने बहुत अच्छी बात बोली, जिस दिन भूपेन बोरा ने इस्तीफा दे दिया था उस दिन वो कांग्रेस के लिए बेकाम हो गए थे, हमारे कोई काम के नहीं रह गए थे। भाई जो कांग्रेस कर सकती थी कि बड़े हर बार कहा जाता था कि कांग्रेस अपने नेताओं को मनाने नहीं जाती, चले गए, सब लोग चले गए। राहुल गांधी ने फोन पे बात कर ली, लेकिन राहुल गांधी को भी मालूम था कि इसकी बिक्री हो चुकी है, ये नहीं आएगा। तो जो इतने बड़े लेवल पर असम में खरीद फरोख्त चल रही है, आपको बताएं कि कांग्रेस की यात्रा में वहां पर कम से कम 5 जगह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमले किए। एक जगह औरतों के कपड़े फाड़ दिए, क्योंकि मीडिया में इसमें चर्चा होना नहीं है। असम में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस तो भुइयां का ही है, ये हेमंता की वाइफ का, और मोस्टली चैनल उन्होंने अपने कब्जे में कर रखे हैं, वहां खबर ही नहीं जाती है बाहर। तो जिस प्रकार का ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यों को तैयार कर रही है, ये देश के मूल आधार पर संकट है। और आप देखिए कि किस अराजकता की स्थिति होगी यदि हम 10 करोड़ लोगों के नाम इस तरीके से उड़ा देंगे। कल उनको कोई नागरिक सुविधाएं नहीं मिलेंगी, हम उनको कहां भेजेंगे, वो कहां जाएंगे? या तो ये है कि आप ब्लैकमेल होंगे, इंश्योर करेंगे कि हम आने वाले दिनों में कमल में मोहर लगाएंगे तो आपके नाम जुड़ जाएंगे। तो ये जो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग है, ये चुनाव की निष्पक्षता को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रही है, और इसके ऊपर गंभीर रूप से कार्रवाई होना चाहिए। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अमलेंदु जी, असम की बात और भूपेन बोरा की बात अभी और होगी। 22 तारीख को वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है, और कल मंगलवार को जब गए थे हिमंता बिस्वा शर्मा उनके घर,
तो वहाँ से बाहर निकल के उनके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस को संबोधित तो कर रहे थे हिमंता, बाइट दे रहे थे, संबोधित क्या बाइट दे रहे थे, लेकिन उनके बगल में ये बैठे हुए थे भूपेंद्र बोरा। तो समझ में आ रहा था, हालांकि भूपेंद्र बोरा काफ़ी कद्दावर हैं और कुछ चीज़ें हैं जो कांग्रेस को भी समझनी चाहिए। अगर पिछले चुनाव में 2021 के चुनाव के बाद इनको पार्टी की कमान सौंपी गई थी, फिर उस कमान उनके हाथ से वो कमान ली क्यों गई, ये भी है। बहुत मेहनत की उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय, हम लोगों ने देखा है। तो इसलिए ज़रा ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन असम से लेकर यहाँ पश्चिम बंगाल तक चल क्या रहा है। और पश्चिम बंगाल में ठीक है, कांग्रेस के लिए स्टेक उतना नहीं है, लेकिन असम और केरल तो पूरा है, जिस पे पूरा फोकस होना चाहिए। प्रियंका गांधी जा रही हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा झटका है अगर ये इन्होंने छोड़ दिया भूपेंद्र बोरा ने तो। बिल्कुल राजीव जी, भूपेंद्र बोरा का कांग्रेस छोड़ना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। और अब जो डील की बातें आ रही हैं, उस डील की बातें भी अगर हैं तो ये डील की नौबत आई क्यों, इस पे भी बात होनी चाहिए। और कांग्रेस को भी अब एक आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों होता है कि हर चुनावी राज्य में इस तरीके से चीजें हो जाया करती हैं। अब क्यों हो जाया करती हैं, ठीक है भाई, ये वही भूपेंद्र बोरा हैं राजीव जी जिन्होंने दिल्ली में आकर हिमंता विश्व शर्मा के ऊपर बहुत ज्यादा गंभीर आरोप लगाए थे। दिल्ली में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इतनी ज्यादा गंभीर आरोप तो खुलकर कहा था कि मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं हिमंता विश्व शर्मा के खिलाफ, ये सारी बातें थी। तो ऐसा व्यक्ति अगर कांग्रेस छोड़ के चला गया और उसी हिमंता विश्व शर्मा के पास चला गया, तो कहीं ना कहीं राजीव जी अपने अंदर भी झांक कर देखने की आवश्यकता, तो इससे कोई इनकार नहीं है। अब जैसा कहा जा रहा है कि भाई उनकी कोई डील हो गई थी, निश्चित तौर पर डील हो गई होगी, लेकिन डील होने की नौबत क्यों आई? जो आदमी 32 साल से आपकी पार्टी में है और बिल्कुल छात्र राजनीति से उठकर आया, जब वो डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के महासचिव थे तब से कांग्रेस के साथ है, पुराना कांग्रेसी परिवार है। और ऐसी जगह से जीत कर आते हैं जहां जो मतलब कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं हिमंता विश्व शर्मा की आखिरी हिंदू नेता थे, तो वो हिंदू बहुल क्षेत्र से जीत कर आते रहे, 2 बार जीत के आए, पिछली बार हार गए। गौरव गोगोई क्या है? तो ये बहुत गौरव गोगोई क्या? हाँ, गौरव गोगोई नहीं, वो गौरव गोगोई को तो वो पाकिस्तानी बता रहे हैं ना, हिमंता विश्व शर्मा तो पाकिस्तानी बता रहे हैं। हिमंता विश्व शर्मा के अनुसार कांग्रेस के अंदर आखिरी हिंदू नेता थे वो ये बोरा थे, और उससे पहले जो आखिरी थे वो हिमंता विश्व शर्मा थे। लेकिन राजीव जी, अगर इस तरह की चीजें हैं तो बिस्कुट की पहचान जो है वो किसको कितनी है, ये भी बहुत है राजीव जी असम की राजनीति में। अगर मतलब बोरा साहब को मनाने की कोशिशें हुई और आखिरी समय पे कोशिशें हुई, तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से था वो काम किया कि भाई ठीक है, हम बिस्कुट भी लेकर चले चलते हैं। लेकिन अब किसी को बिस्कुट किसी और का पसंद आया है तो उसमें कोई क्या कर सकता है, एक ये भी चीज है। लेकिन मुझे लगता है कि अंदरूनी चीजें भी, बहुत सी चीजें देखी जानी चाहिए। और ऐसे समय जब प्रियंका गांधी वहां की इंचार्ज हैं, भूपेश बघेल वहां के इंचार्ज हैं, तो इसको चीजों को देखा जाएगा। पहला जी देखिए, हर पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी से लोग छोड़कर नहीं आएंगे। कल को हो सकता है कि सर्बानंद सोनोवाल ही छोड़कर आ जाए बीजेपी, चुनाव से पहले दिलीप सैकिया ही छोड़कर आ जाए कि भाई काम कर रहे हैं पार्टी के अंदर, हम मुख्यमंत्री बने हुए हिमंता विश्व शर्मा, ये भी हो सकता है। तो कल को बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी वहां हिमंता विश्व शर्मा के कब्जे में है राजीव जी, मुझे लगता है कि अमित शाह की भी हिम्मत नहीं है हिमंता विश्व शर्मा को कुछ कहने की वहां। तो इस तरह की परिस्थितियां हैं, तो बीजेपी के अंदर भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये सबके अंदर खैर चला करता है, सब अपने यहाँ कील कांटे दुरुस्त करते हैं। बीजेपी चूंकि सत्ता में है तो अपने कील कांटे ज्यादा दुरुस्त कर लेती है, विपक्ष को थोड़ी दिक्कतें आती हैं। भाई जाहिर सी बात है कि अगर 50 करोड़ की कोई डील हो रही है, तो भाई जिनके पास 500 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाले नेता हैं कहने वाले, तो वो तो 50 करोड़ की डील कर सकते हैं, बाकी लोग कहां से करेंगे 50 करोड़? तो ये हो सकता है। तो ये मसले भी हैं। तो बहुत सारे मसले होते हैं, सिर्फ पार्टी की अंदरूनी पॉलिटिक्स नहीं होती है राजीव जी, बहुत सी और चीजें भी होती हैं, तो वो भी इसमें कुछ प्रभावी चीजें होती हैं। लेकिन कांग्रेस वहां मजबूती के साथ लड़ रही है। पिछले दिनों ही पूरे असम में राजीव जी 1100, एक आध नहीं 1100 महत्वपूर्ण नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी, 1100 एक ही दिन में। तो ये एक बड़ी चीज है। तो इससे घबराए हुए हिमंता विश्व शर्मा देख रहे हैं। और जैसा कि पंकज जी ने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं, अगर ये सरकार में नहीं रहेंगे तो ये बात हिमंता जी के लिए भी है, उनके जो बॉसेस हैं उनके लिए भी है। तो ये सब कुछ करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में राजीव जी जो हो रहा है
वो भी काफी ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, वहां कांग्रेस का स्टेक नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन का तो स्टेक है बिल्कुल। वहां। और ममता बनर्जी ने कल ही आरोप लगाया कि मैं पूरे चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगा रही हूं, ये ममता बनर्जी के ही शब्द हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, मैं उनको पसंद नहीं करती हूं, मुझको मोहम्मद बिन तुगलक पसंद नहीं है। आप डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं, आप कामयाब नहीं होंगे। ये ममता बनर्जी का साफ तौर पर मोहम्मद बिन कहना था कि आप तुगलक डेमोक्रेसी की हत्या। किसको बोल रही हैं? ज्ञानेश कुमार को। चुनाव आयोग के लिए उनका, मोदी जी के लिए नहीं कहा। मोदी जी के लिए तो और लोग कहते हैं कि वो तुगलक साहब हैं, किस तरीके से क्या क्या करते रहते हैं। अब रील बनाना भी तुगलकों का ही काम रह गया है राजीव जी आजकल, तो 6-6 घंटे रील बनाई जाती है, तो तुगलकों का ही काम है। लेकिन ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार जी को ही कहा है, चूंकि वो चुनाव आयोग की बात कह रही है कि पूरे चुनाव आयोग पर मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ ये। लेकिन वहां जिस तरीके से राजीव जी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, महुआ मोइत्रा ने भी कल जो था एक वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा कि किस तरीके से वहां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 9 फरवरी को ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आपको वहां के बंगाल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं माध्यमिक शिक्षा के, उनको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर दिया कि वो डॉक्यूमेंट्स नहीं माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सीधी सीधी अवमानना चुनाव आयोग वहां कर रहा है। आज तृणमूल कांग्रेस का एक 5 सदस्यीय डेलीगेशन जो है राजीव जी, वो पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस गया और वहां अभिषेक बनर्जी ने बताया कि किस तरीके से चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर बंगाल के वोटरों को वोट देने से रोकने का काम कर रहे हैं। और 4 बड़ी चिंताएं इस डेलीगेशन ने जताई हैं। एक तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करते हुए चुनाव आयोग जो है वो ट्रांसपेरेंसी और सही प्रोसेस को नजरअंदाज करते हुए कम्युनिकेशन के अनऑफिशियल चैनलों के जरिए निर्देश जारी कर रहा है। दूसरा जो है वो ये है कि स्पेशल ऑब्जर्वर जो है सी मुरुगन, साफ तौर पर नाम लिया गया है उनका, कि उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निर्देश दिया कि सक्षम कानूनी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए बर्थ सर्टिफिकेट को मान्य सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा जो आरोप है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका को सिर्फ मदद करने तक सीमित रखने के साफ आदेश के बावजूद उसके पास वोटरों की किस्मत तय करने की शक्तियां बनी हुई हैं। और चौथा यह है कि वोटरों को टारगेट करके हटाने में मदद करने के लिए रोल ऑब्जर्वर के लॉगिन क्रेडेंशियल को एक सेंट्रल जगह से दूर से एक्सेस किया जा रहा है। ये राजीव जी बहुत गंभीर आरोप जो हैं वो आज तृणमूल कांग्रेस ने लगाए हैं और वहां के सीईओ से जाकर मुलाकात करके अपना ज्ञापन भी दिया है। तो ये राजीव जी जिस तरीके से वहां चुनाव आयोग हरकतें कर रहा है, और ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि आप देखिए कि हमारे बगल में बांग्लादेश में कितनी शांतिपूर्वक चुनाव हो गया, जबकि वहां कितना ज्यादा कहा जाए कि अनरेस्ट था, ये भी कहा है। तो ये इस तरह की चीजें अगर ममता बनर्जी ये कह रही है तो ज्ञानेश कुमार जी को अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने कहा है, जो पहले भी कहा, कि आप कहीं भी चले जाइए, हम आपको ढूंढ कर ले आएंगे और फिर सजाएं होंगी। तो ये समझना चाहिए राजीव जी, दुनिया के देशों में जहां भी इस तरह की चीजें हुई हैं, सजाएं हुई हैं। पाकिस्तान में भी एक वहां के चुनाव आयोग को आकर कहना पड़ा ना कि इमरान खान को हराने के लिए चुनाव आयोग ने वहां काम किया, खुलकर आकर कहना पड़ा। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। इस चुनाव आयोग के अंदर से ही चीजें निकल कर आई ना कि व्हाट्सएप पर ही एसआईआर जो था वो जारी हो गया, कोई इसके लिए ऑफिशियल बैठक नहीं हुई, चुनाव आयुक्तों का कोई इस पर जो है नोटिंग नहीं है, और चुनाव आयोग ने इसका आज तक खंडन नहीं किया है जी कि व्हाट्सएप पे ही एसआईआर की प्रक्रिया हो गई। तो ये राजीव जी बहुत सारे सवाल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से चुनाव आयोग के बचाव में दिखाई पड़ता है, ये भी राजीव जी 70 सालों में पहली बार देखने को मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस तरीके से एक संवैधानिक संस्था के गलत कामों के भी बचाव में दिखाई पड़ता है। अब जब आदेश आएगा तब मालूम पड़ेगा कि बचाव किया है कि नहीं किया है। लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं उन टिप्पणियों से लगता है कि जैसे चुनाव आयोग को बचाने का काम किया जा रहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट समझ ही नहीं पा रहा है कि चुनाव आयोग लगातार सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहा है और ऐलान के साथ कर रहा है राजीव जी। ऐलान के साथ कर रहा है। चलिए, चुनाव आयोग की बात पहले भी होती रही है, आगे भी खूब होगी, चुनाव की बात भी होगी, लेकिन इन सब के बीच हम लोग चर्चा के केंद्र बिंदु में, सेंटर पॉइंट में जो था आज, वो एआई समिट और उसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कैसे देश की किरकिरी करवाई है, और कहें तो मोदी सरकार ने कैसे किरकिरी करवा दी, और
कांग्रेस पार्टी के कई सारे आरोप इस पर बहुत सही सटीक साबित होते हैं। चर्चा करेंगे और इस पे, लेकिन आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। अमरेंदु जी बहुत शुक्रिया पंकज जी, प्रशांत जी, सुनील शुक्ला जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। पंकज जी हमारे साथ गुड नाइट लिख रहे हैं, बने हुए हैं। राजेंद्र बनसोड़े जी हमारे साथ हैं, AK हमारे साथ हैं, ज्योति जी हमारे साथ बनी हुई हैं, और तनत सुन्नी जी हैं, और फिर सारा कुरैशी जी गुड नाइट आपको भी, नरसिंह कुंदलवाल साहब, उदय प्रसाद सिंह साहब, सुमित नरखेरे साहब, और AK ज्योति जी, और तमाम साथियों आप सबका, बख्तावर साहब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। डॉक्टर दलवील जोगर साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, AK साहब, और ज्ञान रंजन जी बहुत शुक्रिया आपका भी, गुड नाइट आपको भी, और मुन्ना खान साहब गुड नाइट आपको भी। तमाम साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, और आप सबका हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।